हेलो एवरीवन, आज हम पार्ट 2 लेके आए हैं अपने खाद्य विज्ञान एवं पोषण का। फूड एंड न्यूट्रिशन हम करने जा रहे हैं अपने पोषण के प्रकार। जैसा कि कल हमने किस चीज़ के बारे में बात की थी, आहार के बारे में बात की थी, संतुलित आहार असंतुलित आहार के बारे में बात की थी। फिर हमने आहार के कार्य किए थे, शारीरिक कार्य क्या होते हैं, मनोवैज्ञानिक कार्य क्या होते हैं, सामाजिक कार्य। फिर हमने आहार का वर्गीकरण किया था कि शारीरिक निर्माण के लिए जो आहार ज़रूरी होते हैं, ऊर्जादायक आहार के लिए जो ज़रूरी होते हैं और फिर सुरक्षात्मक आहार के लिए जो ज़रूरी होते हैं। आहार के क्या क्या उद्देश्य हैं, इनके बारे में हमने बात की। आहार की हमारी भिन्नता क्या होती है कि हमारी सामाजिक होती है, पारिवारिक होती है, शारीरिक होती है और धार्मिक और आर्थिक रहती है। ठीक है। और पोषण की परिभाषा के बारे में बात की थी और साथ के साथ पोषण के चरण भी किए थे। जैसे पहले आपका क्या आता है, इंजेशन, फिर डाइजेशन, फिर अब्जॉर्प्शन, फिर एसिमिलेशन, फिर एक्सक्लूशन। इसी तरह से आज हम बात करेंगे पोषण के प्रकारों की। हमारे जैसे हम जानते हैं कि हम पृथ्वी पर रहते हैं और पृथ्वी पर और भी तरह के जीव जंतु रहते हैं। सभी लोगों को क्या है, जीने के लिए, अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को सही तरीके से जीने के लिए भोजन ग्रहण करने की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता होती है। इसी के लिए उनको अपने शरीर की वृद्धि के लिए, रोगों से लड़ने के लिए, अपने सारे कोशिकाओं को भरपूर मात्रा में अच्छे से हेल्दी रखने के लिए पोषण की ज़रूरत होती है, न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है। तो ये दो प्रकार के होते हैं, एक तो हमारा सुपोषण होता है और एक कुपोषण होता है। मतलब गुड न्यूट्रिशन होता है और हमारा माल न्यूट्रिशन होता है। सबसे पहले सुपोषण के बारे में बात करेंगे। ये हमारा क्या होता है, जिसके अंदर हमारे शरीर की आवश्यकता अनुसार जितने भी हमारे पौष्टिक तत्व हों वो हमें मिलते रहे। पौष्टिक तत्व कौन से हो गए आपका जैसे आपका कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, आपको हर एक चीज़ को सही मात्रा में चाहिए हो, ये सब आपको सही हिसाब से मिलते रहे। इसे क्या कहते हैं, इसे या तो हम उत्तम पोषण कहते हैं या फिर सुपोषण बोलते हैं। ठीक है। और जिस व्यक्ति का भी उत्तम स्वास्थ्य रहता है वो क्या होता है, उसके अंदर सारे के सारे उसके शरीर की जो बनावट होती है, उसके अंदर जो जॉय रहता है, हैप्पीनेस रहती है, वो भी पूरी अच्छे से रहती है। ठीक है। और सुपोषित व्यक्ति का शरीर कैसे होता है, भरा हुआ होता है, आकार और अनुपात भी उसका उचित होता है, उसकी सारी की सारी मांसपेशियों का सही तरीके से विकास भी हो रखा होता है। साथ के साथ ऐसा व्यक्ति सोशली, साइकोलॉजिकली और फिजिकली भी सही रहता है। मतलब सामाजिक, मनोवैज्ञानिक और शारीरिक रूप से भी सक्षम रहता है और उसे रोग प्रतिरोधक क्षमता, मतलब उसकी इम्यूनिटी कैसी रहती है, स्ट्रांग रहती है, अच्छी रहती है। साथ के साथ वो क्या रहता है, प्रसन्न भी रहता है, खुश भी रहता है और वह हर एक कार्य को कैसे करता है, उत्साहपूर्वक। ठीक है। और साथ के साथ जब हर कोई हर तरीके से सही रहेगा, सक्षम रहेगा, तो वो अपने देश के लिए, मतलब अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए एक अच्छे रूप में कार्य करेगा, जो हमारा डिवोट टू नेशन भी कहलाता है, कि अच्छे से नागरिकता अपनी निभाएगा। ये था हमारा सुपोषण। अब बात करते हैं हम कुपोषण के बारे में। कुपोषण कौन सी एक ऐसी स्थिति होती है जिसके अंदर मनुष्य क्या होता है, अपनी जो जितनी उसको शारीरिक रूप से ज़रूरतें होती है, सपोज जितनी मुझे अपनी बॉडी के लिए नीड है, अगर मेरे को वो पूरे के पूरे सही पौष्टिक तत्व सही मात्रा में नहीं मिल रहे हैं, ठीक है, या कोई भी अगर पर्टिकुलरली या तो ज़्यादा मिल रहा है या फिर कम मिल रहा है, दो तीन चीज़ें हैं ना बच्चे। एक तो है अंडर, कम, अपर्याप्त मात्रा में पोषण मिले, अंडर न्यूट्रिशन, ज़्यादा मिल जाए, एक्सेसिव न्यूट्रिशन, और असंतुलित मतलब सही तरीके से ना मिले, इम्बैलेंस। तो जिसके कारण क्या होता है, ना तो शरीर की वृद्धि हो पाती, ना विकास हो पाता और ना ही सारे कार्य, मतलब बुरा प्रभाव पड़ता है, अच्छा नहीं पड़ता। ठीक है। ये 3 भागों में बटे हुए हैं हमारे। एक तो लेस न्यूट्रिशन मिलता है, लेस ग्रोथ और डेवलपमेंट होती है। और 3 भाग कौन से है, सबसे पहले आता है अपर्याप्त भोजन। जब मानव का क्या होता है, हमारे जो शरीर की जितनी भी आवश्यकता है उससे कम मात्रा में हमें पौष्टिक तत्व मिलते हैं, तब हमारा अपर्याप्त भोजन कहलाता है वो। जिससे क्या होता है, रोगों की वृद्धि होती है, विकास नहीं हो पाता, पौष्टिक तत्वों से ज़्यादा शरीर को हानि होती है। दूसरा आता है अत्यधिक भोजन, दैट इज एक्सेसिव न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिशन के लिए वजह से। इसमें क्या होता है, जितनी हमारे शरीर की आवश्यकता होती है उससे अधिक मात्रा में हमें पौष्टिक तत्व मिल जाते हैं। ठीक है, इस अवस्था में। और इसमें क्या चीज़ होती है, जैसे कि हमारा विटामिन डी हो गया, ए हो गया, लोहा हो गया, मतलब आयरन हो गया, खनिज मिनरल्स हो गए, ये सब चीज़ें ज़्यादा अमाउंट में हमारे शरीर को मिलते हैं, जिसके कारण भी क्या हो जाती है, हमें बीमारियां उत्पन्न हो जाती है। जैसे क्या हो जाता है, आपका हाई ब्लड प्रेशर हो जाना,
मोटापा, ओबेसिटी हो जाना, डायबिटीज हो जाना, ये सब चीजें। और असंतुलन मतलब इम्बैलेंस का मतलब क्या होता है कि जो हमारे शरीर को पौष्टिक तत्वों को आवश्यकता होती है लेकिन एक संतुलित मात्रा में यह नहीं मिलती, तो क्या हो जाता है, असंतुलन हो जाता है, इम्बैलेंस हो जाता है। तो ये था हमारा कुपोषण। अब ऐसे ही कुपोषण से होने वाली बीमारियों के बारे में हम बात करेंगे। सो कुपोषण से कौन सी बीमारियां होती है? वैसे तो कई प्रकार की बीमारियां होती है निम्नलिखित, लेकिन हम मेनली किनके बारे में बात करेंगे? क्वाशियोरकर। क्वाशियोरकर हमें पता है, प्रोटीन्स के लिए भी इसको डेफिशिएंसी में बात करेंगे, लेकिन अभी हम मेन कुपोषण के अंदर भी, हमारा माल न्यूट्रिशन के अंदर भी क्वाशियोरकर होता है। ये कब होता है? जब बच्चों में प्रोटीन की कमी हो जाती है। ठीक है, क्यों होती है? क्योंकि जब भी बच्चों को क्या करते हैं, दूध छुड़वाने लगते हैं, तो क्या होता है, पूरा आहार सही तरीके से नहीं मिल पाता, तब क्वाशियोरकर रोग हो जाता है। दूसरा आता है मरस्मस। किस वजह से होता है? कैलोरी की कमी से। आप लोग इसी पॉइंट को इसी वे में लिख लेना, ताकि और जो मैं आपको बोल रही हूँ उन चीज़ों को भी आप एक्स्ट्रा नोट आउट करते रहिए, आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। मरस्मस क्या होता है? जो छोटे बच्चे होते हैं ना, तब होता है ये। और कब होता है? जब हमारी जो कैलोरी होती है वो क्या होती है, ज़्यादा कमी हो जाती है कैलोरीज की, तब मरस्मस होता है। इसमें क्या होता है? चेहरे सिकुड़ने लग जाते हैं, झुर्रियाँ आने लग जाती है, सिर बड़ा दिखने लग जाता है शरीर के मुकाबले। तीसरा आता है रक्ताल्पता। रक्ताल्पता मतलब क्या होता है? जब शरीर में लौह लवण की कमी हो जाती है और लाल रक्त की कमी हो जाती है। ठीक है, सो कब होता है ये? जब हमारे शरीर के अंदर क्या होता है, व्यक्ति की आंखों में पीलापन आना शुरू हो जाता है, क्योंकि खून की कमी हो जाती है, शरीर थकावट भी ज़्यादा महसूस होने लगती है। और ये ज़्यादातर किस में होता है? बच्चों और महिलाओं के अंदर होता है। और आखिरी हमारा क्या है? फ्लोरोसिस। फ्लोरोसिस कब होता है? जब जल में फ्लोरीन की अधिकता बढ़ जाती है, मतलब जो वाटर होता है उसके अंदर फ्लोरीन की अधिकता बढ़ जाती है और दांतों में धब्बे पड़ जाते हैं और गड्ढे भी हो जाते हैं। ठीक है, सो कब होते हैं? कुपोषण की जो समस्या है बहुत ज़्यादा अत्यधिक है और इसे दूर भी कैसे करने की आवश्यकता है? बहुत जल्दी। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है, अंतर्गत मुख्य ये एक शारीरिक पोषक की आवश्यकता, मतलब हमारे शरीर के अंदर जब तक अच्छे से न्यूट्रिएंट्स नहीं आएंगे, न्यूट्रिएंट्स की कमी होती रहेगी, इन सब बीमारियों का हमारे जीवन में आगमन रहता रहेगा, मतलब ये सब बीमारियां ठीक नहीं हो पाएगी। क्लियर है? सो और भी क्या चीज़ होती है, लाइक हमें अपने वजन को, ओबेसिटी नहीं चाहिए होती, तब भी हमें क्या करना चाहिए? अपने शारीरिक विकास के लिए खाने की पर्याप्त मात्रा लेनी चाहिए, न्यूट्रिएंट्स की पर्याप्त मात्रा लेनी चाहिए। क्लियर है? उसके बाद आता है हमारा पोषण की स्थिति का अनुमान। अब पोषण की स्थिति का अनुमान हम किस तरीके से लगा सकते हैं? यहाँ पर हमारे जो पोषण की जो भी स्थिति होती है वो कैसे बताया जाएगा? ये हमारा चिकित्सक के द्वारा, मतलब जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तभी वो देखते हैं। डॉक्टर कैसे निरीक्षण करते हैं? मतलब हम डॉक्टर के पास चले तो जाते हैं, लेकिन हमें भी तो पता चले, वो इन 4 तरह से निरीक्षण करते हैं। देखो, एक तो होता है लक्षण परीक्षण, एक होता है मन व मित परीक्षण, एक होता है जैव रासायनिक परीक्षण और खुराक सर्वेक्षण परीक्षण। ठीक है, सो सबसे पहले हम क्या बात करेंगे? लक्षण परीक्षण। लक्षण मतलब देख के। लक्षण का मतलब क्या होता है? घर में बोल देते हैं ना कि तुम्हारे लक्षण दिख रहे हैं कि तुम कैसा बनना चाहते हो, क्या करना चाहते हो, पढ़ना चाहते हो, नहीं पढ़ना चाहते हो, सेम एज। लक्षण का मतलब क्या होता है? जब हम परीक्षण करते हैं, देखकर परीक्षण करते हैं और हमारे द्वारा क्या होता है, स्थिति का पहले से ही पूर्व अनुमान लगा लिया जाता है ना? कैसे? जो स्कूल जाते हैं बच्चे उनको देख लेते हैं हम। किसी भी एक पर्टिकुलर आयु के अंदर अगर हमें दिखता क्या है कि शरीर ढंग से बढ़ नहीं रहा है, बाल, मुंह, होठ, त्वचा, आंख, ये सब चीज़ों का हम निरीक्षण करते हैं। आप देखते हो ना, आप डॉक्टर के पास जाते हो, वो पहले क्या कहता है? बुखार देखने से भी पहले आपको नब्ज देख लेगा या फिर आपकी आंख, नाक, कान देख लेगा, जीभ निकलवा के देख लेगा। तो ये क्या करता है? ये लक्षण देखता है। दूसरा आता है मन व मित परीक्षण। मन व मित परीक्षण का मतलब क्या होता है? जो आपका बॉडी मास इंडेक्स होता है। मन व मित परीक्षण कौन सा होता है बच्चे? जो आपका ऊंचाई और भार के हिसाब से आपका बॉडी मास इंडेक्स होता है, उसको हम देखते हैं कि वो कितना है। ठीक है, अगला क्या आता है? जैव रासायनिक परीक्षण। जैव रासायनिक परीक्षण तीसरा परीक्षण है। ये इसका क्या मतलब है? इसके अंदर ना बच्चे हमारा मल, हमारा मूत्र और हमारा रक्त, कहते हैं ना यूरिन टेस्ट दो, यूरिन का सैंपल लेते हैं, स्टूल टेस्ट दो, आपकी पॉटी का सैंपल लिया जाता है, रक्त टेस्ट दो, आपका रक्त का सैंपल लिया जाता है और फिर उसके अंदर देखा जाता है कि कौन सी आपको बीमारी है या कौन सी नहीं। और तीसरी होती है खुराक सर्वेक्षण या परीक्षण। इसके अंदर क्या होता है?
प्रतिदिन हमें पोषक तत्वों का ग्रहण करने के लिए कहा जाता है सही मात्रा में। ठीक है, और आहार में भी क्या त्रुटि नहीं होनी चाहिए, मतलब आहार भी हमारा कम नहीं होना चाहिए, प्रॉपर तरीके से लेना चाहिए। ये हमारा आखिरी और चौथा था जो था खुराक सर्वेक्षण परीक्षण। ये सब क्या थे, हमारे पोषण की स्थिति का अनुमान लगाने के लिए थे। फिर आ जाता है हमारा क्या चीज कि हमारा पोषण को प्रभावित करने वाले कारक, मतलब कि हमारी कौन कौन सी चीजों को प्रभावित करते हैं कि पोषण, जैसे उम्र, लिंग एवं शारीरिक बनावट। ठीक है, क्या होता है कि कम उम्र हो तो कम पोषण की जरूरत की आवश्यकता होती है, आप ज्यादा उम्र हो और एक्टिव काम कर रहे हो तो ज्यादा की जरूरत होती है, लेकिन उम्र ज्यादा हो और काम कम कर रहे हो तो एक्टिव से कम पोषण की आवश्यकता होती है। ऐसे ही स्त्रियों को अलग तरीके से खाने की, पुरुषों को अलग, शरीर का जिनका बनावट होती है उसके हिसाब से उनको की आवश्यकता होती है। फिर आ जाता है शारीरिक क्रियाकल्पों की किस्म तथा कार्य की अवधि। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है कि जो भी हमारी अधिक कार्य करने वाली ऊर्जा होती है उनको अधिक पोषण तत्वों की आवश्यकता होती है। ठीक है, अगर कोई भी एक खिलाड़ी का भोजन है ना, आराम से काम करने वाले की अपेक्षा क्या होगा, अधिक होगा। मतलब एक तो रेगुलरली वर्क कर रहा है इंसान, वो ज्यादा खाना खाएगा, और एक जो बैठा बैठा काम कर रहा है, कंप्यूटर पे काम कर रहा है, भाग दौड़ नहीं कर रहा, वो कम खाएगा। सो ये भी हमारी शारीरिक, हम कितना काम कर रहे हैं उसके हिसाब से भी हमारे क्या होता है, खाने की सीमा तैयार की जाती है, मात्रा तैयार की जाती है। अगला है खान पान की आदत। खान पान की आदत क्या है कि जैसा हमारे समाज में आर्थिक स्तर सबका विभाजित होता है ना, मतलब आर्थिक स्तर कैसे, लो इनकम ग्रुप, हाई इनकम ग्रुप, मिडिल इनकम ग्रुप, है ना, उसके अनुसार क्या होता है, बहुत सारे रीति रिवाज है, बहुत सारे धर्म है। इन सब के बेसिस पे क्या कर रखा है, हमें एक बता रखा है कि हमें ये चीजें खानी चाहिए, इस मात्रा में खानी चाहिए, जो आपका RDA बताता है ना, ICMR सारा बताता है ना, ये वाला, ये प्रोटीन्स दालों में अच्छी होती है, या फिर लेगम किस चीज़ के लिए अच्छे होते हैं, हमारे फूड और फैट्स और फैट प्रोडक्ट्स हो गए, मिल्क या मिल्क प्रोडक्ट्स हो गए, वो किन किन चीज़ों के लिए अति आवश्यक रहते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे अपने इम्पोर्टेंस और फंक्शंस ऑफ फूड की, कि हमारे फूड का, हमारे खाने का क्या इम्पोर्टेंस है, क्या अच्छाई है, क्यों हमें इसको लेना चाहिए। ठीक है, और साथ के साथ हमारा क्या है कि उसके फंक्शंस भी किस तरीके से है। सो सबसे पहले क्या चीज़ है, हमारे 3 है। एक तो है हमारा फिजिकल हमारा, साइकोलॉजिकल, मेंटली हमारा, और सोशल फंक्शन जो हमारा बाहर से सामाजिक है। सो फिजियोलॉजिकल फंक्शन के अंदर क्या चीज़ होती है, ये हमें प्रोवाइड करता है एनर्जी को। फिजिकल नीड हमारी शारीरिक, अब देखो पहले हम बात करते हैं, चलो इसी की बात करते हैं। फिजियोलॉजिकल यहाँ 1 लिखा हुआ है, तो फिजियोलॉजिकल फंक्शन को हम डिफाइन कर रहे हैं, कौन सा होता है, जिसमें हमारे बॉडी को बिल्ड, हमारे एनर्जी मिलती है, बॉडी बिल्ड होती है। प्रोटीन खाते हो तो आपको बॉडी बिल्ड होती है ना, ठीक है, रिपेयर होती है टिश्यू की, रेगुलेशन ऑफ बॉडी प्रोसेस, बॉडी का जो प्रोसेस होता है उसकी रेगुलेशन होती है, और रिस्ट्रिक्ट अगेंस्ट डिजीज, मतलब रेजिस्टेंस अगेंस्ट डिजीज, मतलब हमारी इम्यूनिटी भी बढ़ती है। सब चीज़ें क्या हमारे शरीर से रिलेट कर रही है, शारीरिक रूप से है, तो उसको क्या बोलेंगे, फिजियोलॉजिकल फंक्शंस। मानसिक रूप से साइकोलॉजिकल फंक्शन क्या है कि जब हम अच्छा खाना खाएंगे तो वो अच्छे से डाइजेस्ट होगा, अच्छे से डाइजेस्ट होगा तो एक्सक्रीशन, उसका बाहर भी निकलना सही तरीके से होगा। तो जब ये सर्कल सही से चलेगा तो क्या होगा, हम अपनी पेट से या हम अपनी शरीर की किसी समस्या से ग्रस्त नहीं रहेंगे, जिसकी वजह से हमारा माइंड क्या रहेगा, बहुत ज़्यादा सही रहेगा, एक्टिव रहेगा, जो हमें साइकोलॉजिकल फंक्शंस निभाने के लिए भी मदद देता है। सोशल फंक्शन ऑफ फूड क्या होगा, हमारा सोशली हम किस तरह से रह रहे हैं, किस तरह से इंटरेक्ट कर रहे हैं। फिर आता है आपका बेसल मेटाबॉलिक एनर्जी। बेसल मेटाबॉलिक एनर्जी क्या चीज होती है बच्चे, इसको हम बोलते हैं BME, BMR होता है ना, जैसे ऐसे BME होता है, बेसल मेटाबॉलिक एनर्जी। ये क्या होती है, बॉडी एक्टिविटी आर ऑफ 2 टाइप्स। हम जिस हिसाब से भी अपने शरीर का काम करते हैं, हम बॉडी की एक्टिविटी करते हैं, शारीरिक रूप से कार्य करते हैं, कितने तरह का होता है, 2 तरह का होता है। कौन कौन सा, एक तो होता है वॉलेंट्री और एक होता है इनवॉलेंट्री। कौन कौन सा होता है, एक वॉलेंट्री होता है, एक इनवॉलेंट्री होती है। वॉलेंट्री कौन सी एक्सरसाइजेज होती है, एक्टिविटीज होती है, जो हम रेगुलरली काम कर रहे हैं, जो हम कोई भी एनर्जी को लगा के करें, जैसे वॉकिंग, रनिंग, सिटिंग, स्टैंडिंग, परफॉर्मिंग अदर एक्टिविटीज। ठीक है, इसके अंदर हमारी क्या हो रही है, ऊर्जा लग रही है पूर्ण रूप से। और इनवॉलेंट्री क्या होती है, जैसे हमारी बीटिंग ऑफ हार्ट्स, ठीक है, ब्रेथ ले रहे हैं, एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट मटेरियल, सारा का सारा ऑटोमेटिक सिस्टम है।
हमें पर्टिकुलरली करने की ज़रूरत नहीं होती, सारा ये चलता ही रहता है। तो ये क्या है, हमारी वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज़, ठीक है। और जो हमें रिक्वायर होती है कुछ एनर्जी, उसको क्या बोलते हैं हम, बेसल मेटाबॉलिक एनर्जी। मतलब जो हम इस कार्य को, इन सब कार्य को करने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसको क्या बोलते हैं, बेसल मेटाबॉलिक एनर्जी। क्या यूनिट होती है हमारी मेज़र करने की एनर्जी को, हमारी किलो कैलोरीज, करेक्ट। सो ये हमारा क्या था, बेसल मेटाबॉलिक एनर्जी। जब भी मैं बात करती हूँ, कुछ भी चीज़ पढ़ाती हूँ, करते हैं, तो हम रिपीट करते रहना चाहिए। और रिपीट भी मन ही मन नहीं, कभी भी रिपीट करना चाहिए, बोल के रिपीट करना चाहिए। क्योंकि जब आप बोलोगे तो आपको पता चलेगा कि आप क्या बोल रहे हो और वो चीज़ ज़्यादा आपके माइंड में रहेगी। सो हमने यहाँ क्या बात की, BME के बारे में बात की, ठीक है। और इससे पहले हमने क्या चीज़ पढ़ा था, हमने पोषण के बारे में पढ़ा था। सो यहाँ पर क्या है, पोषण कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, सुपोषण और कुपोषण, ठीक है। कुपोषण कितने प्रकार के होते हैं, 3 तरह के, इनबैलेंस होता है, एक्सेस होता है और लो होता है। क्लियर। सो BME आपको समझ आ गया, वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज होती है और किलो कैलोरीज में देखा जाता है। अब किलो कैलोरीज क्या होती है, ये अमाउंट ऑफ हीट होती है जो हमें रिक्वायर होता है टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ वाटर एट 15 डिग्री सेल्सियस बाय 1 डिग्री सेल्सियस। सो हमें अमाउंट ऑफ हीट जो चाहिए होती है ताकि हम टेम्परेचर को रेज कर सके। और 1 किलोग्राम कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर कितनी कैलोरी होती है, 4। 1 ग्राम प्रोटीन के अंदर कितनी होती है, 4। और 1 ग्राम फैट के अंदर कितनी होती है, 9। सो इसको हम क्या बोलते हैं, 4:9 की रेशो भी लेते हैं। और रेशो किस अकॉर्डिंग होती है, ये हमेशा ध्यान रखना, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स, ठीक है, क्या होती है, 4:9। क्लियर है, ठीक है। फिर अब हम बात करेंगे अपनी प्रॉपर्टीज के बारे में। कौन सी प्रॉपर्टीज के बारे में, हम अपनी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे, ठीक है। जैसे हमारी बायोटेक्नोलॉजिकल, फार्मास्यूटिकल या फिर फूड इंडस्ट्रीज होती है, क्या करती है, हमारी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज देखती है फूड की और फूड प्रोडक्ट्स की, ठीक है। और इन्हीं को ही अंडरस्टैंड करने के बाद हमें पता चलता है कि हमें किस चीज़ को कैसे प्रिजर्व करना है, कैसे स्टोर करना है, कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है और कैसे कंज्यूम करना है। जब हमें पता होगा ये सब चीज़ें, उसकी इनहेरिट अंदर की चीज़ें और बाद की भी चीज़ें, वो उससे हम क्या बता पाएंगे, इस चीज़ को प्रिजर्व कैसे करना है, स्टोर कैसे करना है। क्लियर है। सो सबसे पहले हम बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फूड के बारे में। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फूड क्या कहती है, कंसिस्ट करती है साइज, शेप, वॉल्यूम, डेंसिटी और पोरोसिटी को। क्लियर, इन सबको हम अभी समझेंगे। और एक और चीज, ये एसोसिएट नहीं करती, जो हमारा फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो केमिकल कंपोजिशन पे कोई चेंजेस नहीं लाते। मतलब अंदरूनी कोई भी चेंजेस नहीं होते, सिर्फ अपीयरेंस के अंदर चेंजेस होते हैं फिजिकल में। क्लियर है, केमिकली कोई भी चेंज नहीं होगा, किसमें, हमारे फिजिकल प्रॉपर्टी में केमिकली नहीं होगा। सबसे पहले हम किस चीज़ की बात करें, साइज और शेप की। साइज और शेप क्या है, एक इम्पॉर्टेंट हमारा है, क्या इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है फूड की, ठीक है, जिसको किस लिए यूज़ किया जाता है, स्क्रीनिंग के लिए, ग्रेडिंग के लिए और क्वालिटी कंट्रोल ऑफ फूड के लिए, ठीक है। मतलब क्या है इसका, कि हम ये देखते हैं कि कितना डायमीटर है, कितनी लॉन्गेस्ट डायमेंशंस हैं, ठीक है, क्या क्या मिनिमम डायमीटर किसी भी प्रोजेक्शन एरिया को होना चाहिए या मैक्सिमम डायमीटर होना चाहिए। क्लियर है। तो ये क्या बताती है, ये हमें साइज और शेप बताती है, किस लिए, ताकि ये पता चल जाए कि हम स्क्रीनिंग कर सके सॉलिड्स की, ताकि हमें पता चले कि कैसे हम सेपरेट कर सके फॉरेन मटेरियल्स को, हम ग्रेडिंग कैसे कर सके। ग्रेडिंग मतलब क्या होता है कि कौन से फ्रूट्स और वेजिटेबल्स अच्छे हैं उनको अलग रख सके, थोड़े खराब है उनको अलग रख सके, उससे ज़्यादा खराब है उनको और अलग रख सके, ठीक है। और हमारी फूड की भी क्या करे, फूड मटेरियल की भी क्वांटिटी को जज करे। क्लियर है, ये था हमारा साइज और शेप हो गई, ठीक है। इसका एक एग्जाम्पल भी छोटा सा ले लेते हैं। क्या चीज़ होती है, जो हमारा पार्टिकल साइज होता है पाउडर्ड मिल्क का, वो क्या होता है, लार्ज होता है, किस लिए, एग्लोमरेशन को प्रिवेंट करने के लिए, लेकिन काफ़ी छोटा होता है रैपिड डिसोल्यूशन ड्यूरिंग रिकंस्टिट्यूट, उसको रिकंस्टिट्यूट करने के लिए उसका साइज क्या होता है, काफ़ी छोटा। नेक्स्ट आता है हमारा वॉल्यूम और डेंसिटी। वॉल्यूम और डेंसिटी क्या होता है, वॉल्यूम मेजर्ड मेथड कैन ऑल्सो बी यूज्ड फॉर मेजरिंग द डेंसिटी ऑफ सॉलिड। सो किसी भी सॉलिड चीज़ की डेंसिटी को मेजर करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, किसी भी चीज़ के वॉल्यूम को मेजर करने के लिए हम उसकी सॉलिड की डेंसिटी को यूज़ करते हैं। वॉल्यूम क्या है हमारा, एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टी है फूड्स की, और उसके इफेक्ट की जो कंज्यूमर की एक्सेप्टेंस पे बिलोंग करते हैं। क्लियर है।
ठीक है। सो वॉल्यूम और डेंसिटी किस चीज में एक्सप्रेस करती है? डिफरेंट फॉर्म सच एज जैसे सॉलिड हो गया, अपेरेंट और बल्क। वॉल्यूम अपॉन डेंसिटी डिपेंड्स अपॉन पोर्स, कितने पोर्स ओपन है इस चीज पे डिपेंड करती है। ठीक है। और अलग अलग मेथड्स है जैसे कि लिक्विड हो गया, गैस हो गया, सॉलिड डिस्प्लेसमेंट मेथड हो गया, इमेज प्रोसेसिंग, ये सब हमारे मेथड्स हो गए। नेक्स्ट आता है हमारा और लास्ट, दैट इज पोरोसिटी। पोरोसिटी क्या बताता है? टेक्सचर, क्वालिटी ऑफ ड्राई एंड इंटरमीडिएट मॉइस्चर फूड के बारे में। पोरोसिटी, पोर्स के बारे में। पोर्स क्या होता है? छेद। पोर्स क्या होता है? छेद के बारे में, जिसे कहते हैं ना फेस के पोर्स ओपन हो गए, फेस के रोए, फेस के छेद ओपन हो गए। सो इसी तरह से पोर्स हमारा क्या होता है? जो क्लोज पोर्स होते हैं वो क्या होते हैं? क्लोज होते हैं फ्रॉम ऑल साइड्स। ब्लाइंड पोर्स क्या होते हैं? एक तरफ से बंद होते हैं। और फ्लो थ्रू पोर्स का मतलब होती है कि जो हमारे पोर्स हैं दोनों एंड से क्या होते हैं? ओपन होते हैं और कहीं भी कैसे भी वो फ्लो कर सकते हैं, चल सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट आती है हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज कौन सी होती है? द चेंज ऑफ वन टाइप ऑफ मैटर, किसी भी एक तरह का मैटर को हम चेंज कर सके किस में? अनदर टाइप में, दूसरे टाइप में। या तो इनएबिलिटी टू चेंज, या फिर उनकी चेंज करने में कोई क्षमता ही नहीं हो पाएगी, मतलब वो चेंज ही नहीं हो पाएंगे। कैसे? केमिकल प्रॉपर्टी के द्वारा। क्लियर? एग्जाम्पल क्या होगी? फ्लेमेबिलिटी, टॉक्सिसिटी, एसिडिटी, रेंसिडिटी, रिएक्टिविटी, हीट और कंबशन। क्लियर है? सो सबसे पहले हम एक क्या लेंगे? आयरन का एग्जांपल लेंगे। आयरन जब कंबाइंड करता है ऑक्सीजन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, वाटर कहाँ होता है? नमी। अब जैसे आपने देखा होगा आयरन के ग्रिल्स बनवाते हैं, उसके ऊपर रस्ट लग जाती है ना, जंग लग जाता है ना, जंग क्या बोलते हैं? रस्ट बोलते हैं। तो कब लगता है? जब वो ऑक्सीजन से डायरेक्ट टच में आती है, और ऑक्सीजन के अंदर क्या होता है? मॉइस्चर भी प्रेजेंट होता है। क्लियर? मॉइस्चर यहाँ पर मतलब डायरेक्ट वाटर, मतलब ये नहीं है कि पानी लग जाए, वो मॉइस्चर को भी बोला जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। और दूसरी चीज, लेकिन हम क्या करते हैं, अगर हमें रस्ट को प्रिवेंट करना हो तो हम अपने उसके ऊपर इनेमल से कोट करते हैं ताकि एक परत बन जाए इन दोनों के बीच और ये रिएक्शन ना हो पाए। ठीक है? केमिकल रिएक्शन ना हो पाए। ये 4 तरह की होती है हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज भी, जो ये बेसिक की बात कर रहे हैं आज हम। पीएच, एसिडिटी, फैट एंड ऑयल क्वालिटी, फैट कंटेंट और प्रोटीन एनालिसिस। सबसे पहले पीएच एसिडिटी के बारे में बात करेंगे। क्या इंडिकेट करती है? अमाउंट ऑफ एसिड एंड बेस। आपने सुना है ना कि 7 होता है वाटर का, वो न्यूट्रल होता है, उससे कम हो तो एसिड होता है और उससे ज्यादा हो तो एल्कलाइन या बेसिक होता है। तो सेम एज ये क्या इंडिकेट करता है कि कितना हमारा फूड है जो भी, उसके अंदर कितना एसिड प्रेजेंट है और कितना बेस प्रेजेंट है। और जो केन्ड फूड होते हैं, ठीक है, जो केन में मिलते हैं, वो उनका पीएच कितना होता है? 4.6 या लोअर। क्या प्रिवेंट करते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म को पैदा होने से, जैसे कि कोलेस्ट्रिडम बोट्यूलिनम। ठीक है? ये क्या करता है? टू ग्रो इट प्रॉपर स्टेरलाइज टाइम एंड टेम्परेचर आर यूज्ड। इसको स्टेरलाइज करते हैं हम टाइम और टेम्परेचर को इसको इस्तेमाल करने से पहले। ठीक है? और अगर हम ये क्या करता है? पीएच रेसिडिटी कुछ एक रेफर करता है फ्लेवर को, कलर को और टेक्सचर को। जैसे कि एल्कलाइन का किस पॉइंट पे आता है? 7.0 से 9.6 तक एग वाइट में होता है। न्यूट्रल कब होता है? 7.0 से 6.5 तक। मिल्क और चिकन हमारा न्यूट्रल होता है, इसलिए कोई भी कैसे भी उसको ले सकता है, इनटेक कर सकता है। लो एसिडिटी कब होती है? जब 6.5 टू 5.3। लो एसिड मतलब क्या होता है कि जब हमारा एसिड क्या हो? कम हो, लेकिन इतना भी कम ना हो। सो बेकॉन और केन्ड वेजिटेबल्स जो हैं वो हमारे किस चीज़ के हैं? हमारे ऑप्शंस हमारे पीएच एसिडिटी के हैं। नेक्स्ट फैट एंड ऑयल क्वालिटी की बात करेंगे। फैट एंड ऑयल क्वालिटी क्या होगी? ये डिपेंड होएगी ऑन द कंपोजिशन ऑफ द प्रोडक्ट, कि प्रोडक्ट हमारा किस तरीके से बना है, किस किस बेस पे होता है, साइज हमारे प्रोडक्ट पे, टाइप हमारी प्रोसेसिंग की, और हमारा सॉइल जो हम यूज कर रहे हैं उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। हाई फैट प्रोड्यूस्ड आर मोर सस्पेक्टेबल टू रेंसिडिटी। अगर ज्यादा फैट प्रोडक्ट्स होंगे तो क्या होगा? रेंसिडिटी के केस ज्यादा हो जाएंगे। और रेंसिडिटी होती क्या है कि जहां पर फूड स्पॉयल हो जाता है, फूड खराब हो जाता है, किस तरीके से कि वो कंजप्शन के लिए अनसेफ हो। ठीक है? इस तरीके से खराब हो जाना। देखो, एक तो कई बार चीज खराब होती है, हम उसको क्या करते हैं? ठीक कर लेते हैं और उसको यूज कर लेते हैं, खा भी लेते हैं। लेकिन कई चीजें क्या होती है? बहुत ज्यादा अमाउंट में खराब हो जाती है, इस तरीके से खराब हो जाती है कि उसकी कंजप्शन क्या होती है? अनसेफ बन जाती है। ठीक है? ये हमारा रेंसिडिटी का मतलब है। और रेंसिडिटी को कैसे मेजर करते हैं? पेरोक्साइड वैल्यू और TBA टेस्ट के द्वारा।
रेंसिडिटी एक ऑक्सीडेटिव रेंसिडिटी भी कहलाती है। ऑक्सीडेटिव रेंसिडिटी का मतलब क्या होता है कि ऑक्सीजन के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इंटरैक्ट करते हैं स्ट्रक्चर के साथ। क्या करते हैं? इंटरैक्ट करते हैं स्ट्रक्चर के साथ टू ऑयल के स्ट्रक्चर के साथ, और डैमेज करते हैं उसके न्यूट्रल स्ट्रक्चर को, मतलब उसके अंदर कलर का, टेस्ट का और सेफ्टी फॉर कंजप्शन के ऑर्डर को चेंज कर देते हैं। क्लियर है? तो ऑक्सीडेटिव रेंसिडिटी, एक तो रेंसिडिटी क्या चीज होती है? जो खाने को स्पॉयल कर दे, कि वो खाने को फेंकना पड़े, कंज्यूम नहीं कर सकते। और ऑक्सीडेटिव रेंसिडिटी कब होती है? जब ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स इंटरैक्ट करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ऑयल और उसको डैमेज कर देते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट है हमारा फैट कंटेंट और प्रोटीन एनालिसिस। फैट कंटेंट क्या चीज है? फैट कंटेंट को हम मेजर करते हैं यूजिंग द इक्विपमेंट दैट कैन बी इवेल्युएट सॉलिड एंड सेमी सॉलिड फूड प्रोडक्ट्स। फैट कंटेंट हमें ये बताता है कि हम एक ऐसा इक्विपमेंट होता है जो हमें ये बताता है कि कौन सा खाना, कौन सा फूड सॉलिड है और कौन सा सेमी सॉलिड है। ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है? फोर्सलेट इंस्ट्रूमेंट नाम का एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो क्या करता है? एनालाइज करता है हमारे फूड को। क्या बताता है? फैट कंटेंट बताता है उस पर 5 से 8 मिनट के अंदर अंदर। और फिर हम बात करते हैं अपने प्रोटीन एनालिसिस की। इसको कैसे मेजर करते हैं? इसको हम मेजर करते हैं केजल-ढाल मेथड के द्वारा। आपका ये क्वेश्चन एनटीए नेट के अंदर आया हुआ है कि प्रोटीन एनालिसिस को किस तरह से चेक करते हैं, या फिर फैट कंटेंट को हम कौन से इंस्ट्रूमेंट के द्वारा चेक करते हैं। क्लियर है ये कंसेप्ट? आज का जो हमारा कंसेप्ट था वो क्या था हमारा? हमने न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ा, टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ा, कितने तरह का होता है, कौन सी न्यूट्रिशंस की वजह से हमें बीमारियां लगती है, छोटे बच्चों को कौन सी बीमारियां लगती है, और साथ के साथ हमारी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज हमारी फूड्स के बारे में हमने प्रॉपर तरीके से किया। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है, तो अभी के अभी आप कमेंट सेक्शन में इसको डाल सकते हैं। नहीं तो आप हमें अपने टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर भी मैसेज करके बता सकते हैं। और लाइक ज़रूर कीजिए वीडियो को, और साथ के साथ कमेंट भी कीजिए कि आपको अच्छी लगी। ओके, till then, goodbye, have a nice day.